बीकॉम के छात्रों, आज अपन डेटाज के ऊपर आगे थोड़ा सा और काम करेंगे। पिछले टर्न पर आप लोग डेटाज के बारे में अध्ययन कर रहे थे और सांख्यिकी में आप लोगों को ये पता है कि बिना डेटा के अपन आगे नहीं बढ़ सकते। डेटा होंगे तभी अपन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन वहाँ अपन ने देखा था कि समंकों की एक सीमा देखी थी कि इनमें अविश्वास भी हो सकता है डेटाज में। तो इस अविश्वास को दूर कैसे किया जाए। संक्षेप में बात यह है कि डेटाज का यूज़ करने के लिए पहले तो ये है कि स्टैटिस्टिशियन एक दक्ष हो और उसकी इंटेग्रिटी हो, वो अपने काम के प्रति ईमानदारी और सावधानी बरते। ये मुख्य बातें हैं। पर अपन इस हेडिंग में देख रहे हैं समंकों के प्रति अविश्वास से को दूर करने के उपाय। उसमें पहला है सांख्यिक की निष्पक्षता व आत्मसंयम। वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी तरह की उसमें कोई पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए और आत्मसंयम होना चाहिए। पहले से किसी तथ्य के पक्ष में या किसी जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं या जो निर्णय लिए जाएंगे उनके प्रति कहीं भी कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति द्वारा, जो स्टैटिस्टिशियन कहते हैं अपन जिसको, सावधानीपूर्वक व विवेक युक्त समंकों का उपयोग करें और स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श करने चाहिए। एक सांख्यिक को खुले दिमाग से काम करना चाहिए और उसे आलोचनाओं से कतराना नहीं चाहिए। स्पष्ट और स्वतंत्र विचार विमर्श से सांख्यिक को अपने निष्कर्षों को सुधारने में सहायता मिलती है। उसे अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्वतंत्र विचार विमर्श करना चाहिए। सांख्यिकी की सीमाओं का क्या क्या सीमाएं हैं जो अपन ने पहले चर्चा करी, लिमिटेशंस हैं, उनका सबका ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में समंकों के दुरुपयोग से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। समंकों के प्रति जो अविश्वास रहता है जनता में या उसके यूजर्स में, उस अविश्वास को दूर किया जाना चाहिए और उसके लिए सांख्यिक की कुशलता, सामान्य ज्ञान एवं धैर्य को अपना के वो इस डिस्ट्रस्ट को कम कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं समंकों के प्रति, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि सब लोग ये जानने लग गए कि आंकड़ों के साथ में हेरफेर हो सकती है और दिखाना कुछ ही है और दिखाया कुछ ही जा सकता है। इस संबंध में कुछ एक एक लाइन के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि समंकों का किस तरह से सावधानी से उपयोग करना चाहिए और कैसे अविश्वास हो सकता है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे हरि ने एक नदी की औसत गहराई 4 फुट मापी। औसत गहराई आप लोग औसत पहले ही जान चुके हैं। वहाँ पर औसत आपने कहा था लोअर क्लासेज में औसत मानी एवरेज, और यहाँ औसत को अपन कहेंगे माध्य या समांतर माध्य, मीन कहेंगे। तो प्रश्न ये है, हरि ने एक नदी की औसत गहराई 4 फुट मापी और स्वयं की लंबाई 5 फुट, उसकी खुद की लंबाई 5 फुट है और नदी की औसत गहराई उसने निकाली, वो 4 फुट आई। उसने नदी पार करने का निर्णय लिया और डूब गया। उसने ये देखा कि अपनी लंबाई तो 5 फुट है, जबकि नदी की जो औसत गहराई है
वो 4 ही फुट है, तो उसने नदी को पार करने का निर्णय ले लिया और वो डूब गया। उसका निर्णय गलत था। तो इसके ऊपर अगर कमेंट, ये समंकों के द्वारा उसने डिसीजन लिया, लेकिन समंकों का सही उपयोग नहीं कर पाया। औसत गहराई का ये अर्थ नहीं है कि नदी की गहराई प्रत्येक स्थान पर 4 फुट होगी। औसत तो 4 फुट आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नदी की गहराई हर जगह 4 फुट हो। कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है। जैसे किनारे पर मान लो 2 ही फुट हो, थोड़ा आगे 4 फुट हो जाए, बीच में 6 फुट हो जाए, और थोड़ा और आगे 4 फुट हो जाए, और अंतिम जो किनारा है वहाँ 2 फुट हो जाए। उसकी लंबाई 5 फुट हर स्थान पर स्थित होने से उसका मध्य में डूबना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी लंबाई तो 5 फुट है, लेकिन बीच में वो चलता गया और बीच में जो गहराई 6 फीट आई, वहाँ उसका डूबना निश्चित था। इसलिए उसका निर्णय गलत है। सांख्यिकीय जो रीतियाँ हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, उसमें जो डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, वो केवल माध्य पर ही डिपेंड नहीं करेंगे। कई सारी स्टैटिकल मेथड्स हैं निर्णय लेने के लिए, उसमें एक अपकिरण भी है। अतः संपूर्ण जानकारी के आधार पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको अपन कह सकते हैं। दूसरा इसमें दे रखा है, राम ने 1 घंटे में 60 शब्द टाइप किए और रहीम ने 1 घंटे में 120 शब्द। राम ने तो 1 घंटे में 60 टाइप किए, रहीम ने 1 घंटे में 120 कर दिया। अतः रहीम अच्छा टंकक है। अगर अपन जस्ट एक बार सोचें तो तुरंत ये कह देंगे कि रहीम में बहुत अच्छा टंकक है, क्योंकि उसने 120 शब्द लिख दिए। लेकिन अन्य बातें भी देखनी पड़ेंगी कि उस 120 शब्दों में कितनी गलतियां हैं, राम वाले में कितनी गलती हुई, उसकी कितनी गलती हुई, और शब्दों को लिखते समय स्पेस वगैरह का किस तरह से ध्यान रखा गया है। तो अन्य बातों का ध्यान रखते हुए फिर बाद में अंतिम रूप से निर्णय निकाला जाएगा, तब वो सत्यता के नज़दीक होगा। अगला एक प्रश्न दे रखा है, कंपनी ए के लाभ 50,000 रुपये हैं तथा कंपनी बी के लाभ 30,000 रुपये। अतः ए कंपनी बी की तुलना में अच्छी है। ए कंपनी के लाभ बता दिए, प्रॉफिट्स हैं 50,000 और बी के हैं 30,000, इसलिए ए को बढ़िया बता दिया। लेकिन आपको अन्य चीज़ें भी देखनी हैं कि जो लाभ हैं वो कितनी पूंजी पर हुए हैं, ये भी देखना पड़ेगा। फिर लाभ बिक्री का प्रतिशत कितना है, ये सारी बातें हैं। तो एक अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देने हैं, तभी वो सत्यता के नज़दीक होंगे। तो ये समंकों के प्रति अविश्वास को दूर करने के कुछ सुझाव हैं जो आप लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला एक हेडिंग आता है, सांख्यिकीय अनुसंधान, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन शब्द से आप लोग परिचित होंगे, मानी अनुसंधान होता है। लेकिन यहाँ अनुसंधान कौन सा है? सांख्यिकीय अनुसंधान है। सांख्यिकी के संबंध में अनुसंधान करने। अनुसंधान होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसंधान में होगा समंकों को एकत्रित करने का आयोजन। समंकों को कलेक्शन करना है आपको, क्योंकि समंकों के बिना सांख्यिकी नहीं है। तो ये बेसिक काम है, समंकों को एकत्रित करने का आयोजन। आयोजन मानी होता है प्लानिंग। तो समंकों को एकत्रित करने की योजना बनाना, और योजना के बाद में देन उनका संग्रहण, और उसके बाद में उनका कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, और उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद में उनका संपादन किया जाता है, एडिटिंग। और एडिटिंग में होता है कि अगर कोई अशुद्धियाँ रह गई हैं तो उनका सुधार कर देते हैं, कुछ काट छाँट कर देते हैं। जो समंक आपने एकत्रित किए हैं, कलेक्शन किए हैं, उनमें उनका संपादन करते हैं। फिर उसके बाद में विश्लेषण होता है, एनालिसिस करते हैं। निर्वचन मानी इंटरप्रिटेशन। फिर उनको उनके आधार पर, विश्लेषण के आधार पर
निर्वचन करते हैं और लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार होती है। ये कहलाता है सांख्यिकीय अनुसंधान, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के जो चरण हैं वो चरण कौन कौन से हुए? सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद में समंकों को इकट्ठा करना है, प्लानिंग के बाद में कलेक्शन ऑफ डेटा, फर्स्ट प्लानिंग देन कलेक्शन ऑफ डेटा देन एडिटिंग, और एडिटिंग के बाद में समंकों में जो काट छाँट हो गई उसके बाद में अब फाइनल समंक हो गए और उनको फिर प्रस्तुतिकरण है उनका, और प्रस्तुत करेंगे, उनके अलग अलग वर्ग बनाएंगे, वर्ग और सारणी टेबुलेशन टेबल बना देंगे। जो समंक इकट्ठे किए जिनका संपादन कर दिया उनका अब अपन क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण और सारणी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में समंकों का विश्लेषण होता है, एनालिसिस, और लास्ट में छठा जो चरण है उसमें होता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। तो ये सारे के सारे सांख्यिकीय अनुसंधान के अंतर्गत इसके चरण हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा समंकों का संग्रहण करना। और जब समंकों का संग्रहण अपन करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि समंकों को इकट्ठा करना है तो समंक होते हैं दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाज, जिसको अपन पहले को कहेंगे प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक, और दूसरे हो सकते हैं द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा। आप लोगों को डेटा कलेक्शन करने ही हैं तो ये पता रखना चाहिए कि ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में आप लोगों को अंतर करना पड़ेगा। प्राइमरी किसको कहें? प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो प्रथम बार अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, उससे पहले इकट्ठे ही नहीं किए गए। अनुसंधानकर्ता स्वयं उनको कलेक्ट करता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक। और सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता इकट्ठे तो कर रहा है लेकिन मूल रूप से किसी और ने उसको पहले ही इकट्ठे किए थे, अब वो उनको केवल काम में ले रहा है, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे गवर्नमेंट कई तरह के डेटाज कलेक्ट करती है, पॉवर्टी लाइन के, जैसे गरीबी रेखा के इकट्ठे किए गवर्नमेंट ने, और वहाँ से अगर कोई उन डेटाज को ले लेता है तो वो सेकेंडरी डेटा हो गए, न कि प्राइमरी डेटा। तो इन दोनों का अंतर आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया हो। प्राइमरी डेटा जो अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र से इकट्ठा करता है। सेकेंडरी डेटा ये हैं कि वो इकट्ठा पहले ही किए जा चुके हैं, बस अब उनको वो हासिल करता है, उपलब्ध करता है। फिर अपन थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस चैप्टर में कुछ उपयोगी प्रश्न दे रखे हैं, उनके ऊपर आते हैं। जैसे आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, उसमें सबसे पहले है कि आप लोग थ्योरी के रूप में ये देख लें कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स के छोटे प्रश्नों के रूप में पूछ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अर्थ को समझाइए। फिर इसी तरह से प्रश्न इसमें बनता है, प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक अलग है और एस लगाते ही स्टैटिस्टिक्स एक विषय हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक को हिंदी में कहा प्रतिदर्शज, स्टैटिस्टिक, STATISTIC, एस नहीं लगा हुआ, एस लगते ही तो वो सांख्यिकी हो गई, लेकिन वर्ड यहाँ पर केवल है स्टैटिस्टिक, प्रतिदर्शक। और प्रतिदर्शक क्या होते हैं ये आप लोगों को मैंने पहले बताया
और आप अपने पुस्तक में इसको देख भी सकते हैं। ये वो हैं जो बड़े समूह में से अपन सैंपल इकट्ठे करते हैं। एक बड़ा समूह होता है जिसमें से सैंपल लेते हैं और उन सैंपलों के अलग अलग मादे निकालते हैं। तो सैंपलों के जो मादे निकाले वो हैं स्टैटिस्टिक। फिर इसी तरह से प्रश्न बनता है समंकों से क्या आशय है। समंकों की आपसे विशेषता भी पूछी जा सकती है। फिर इसी तरह से प्रश्न दिया हुआ समंकों के प्रति अविश्वास के कारण बताइए। तो अविश्वास के कारण तो ये है कि यूज करने वाला है वो समंकों के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, इसलिए हमेशा अविश्वास का भय तो बना रहता है। फिर इसी तरह से इस चैप्टर में छोटे प्रश्नों के रूप में प्रश्न बन सकता है सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। क्यों? तो ये भी आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि ये विज्ञान है, वैज्ञानिक विधि है जिसके सिद्धांत सर्वमान्य हैं, और कला ये है कि चीज़ों को बेहतर ढंग से जब काम में लेते हैं तब उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सांख्यिकी को के दोनों नज़रिए हैं, ये विज्ञान के रूप में भी है और कला के रूप में भी है। मतलब ज्ञान जो है उसको ढंग से काम में लेने की ज़रूरत भी है, इस तरह से ये कला भी हो जाती है। सांख्यिकीय समंकों की विशेषता आप लोगों से पूछी जा सकती है कि सांख्यिकीय समंकों से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषता। समंक के लिए पहली विशेषता ये है कि वो फिगर्स में व्यक्त होना चाहिए, अंकों में वो व्यक्त हो। पहले वो फिगर हो और फिगर होने के बाद में ही वो डेटा हो सकता है। कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कारण सहित उत्तर दीजिए कि वो सत्य हैं या असत्य। सांख्यिकी इकाई को महत्व न देकर समूह का ही अध्ययन करती है। तो ये तो सांख्यिकी की सीमाओं में ही आप लोगों को ये बता दिया था कि कोई एक तथ्य हो या कोई एक फिगर हो, उसका सांख्यिकी में कोई मतलब नहीं है। सांख्यिकी एक इकाई को महत्व न दे के पूरे समूह का अध्ययन करती है, तो ये सही बात है। सांख्यिकी उन लोगों के लिए खतरनाक हथियार है जो इसका प्रयोग विधि भली भांति जानते हैं। इन्होंने एक लाइन आपके लिए लिखी और आपसे पूछ रहे हैं, आपके कमेंट्स आने चाहिए इसके ऊपर कि सांख्यिकी उन लोगों के लिए खतरनाक हथियार है जो इसके प्रयोग की विधि भली भांति जानते हैं। जो प्रयोग की विधि अच्छे से जानते हैं उनके लिए ये खतरनाक हथियार नहीं है, उनके लिए तो ये काम का हथियार है। तो इसलिए इनका कहना गलत है। फिर अगली लाइन में प्रश्न इन्होंने दिया, सांख्यिकी निष्कर्ष निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही विश्वसनीय हो सकते हैं। सांख्यिकी के जो कंक्लूजन्स हैं वो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही, तो ये अपने को पता है कि सीमाएं तो होती ही हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत ही विश्वसनीय हो सकते हैं। अगर सीमाओं से बाहर जाते हैं तो विश्वसनीयता खत्म होती है। और लास्ट में ये कहते हैं सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, और सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल। स्टैटिस्टिक्स हैज यूनिवर्सल यूटिलिटी। तो सार्वभौमिक उपयोगिता है, ये सच्चाई है। तो आप इसमें लिखेंगे हाँ, ये अपन ने किया। उसके बाद में अक्सर कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लेते हैं कि आपको ये कहते हैं कि इसके ऊपर आप अपने कमेंट कीजिए। तो कहते क्या हैं वो कि झूठ 3 तरह के होते हैं, 3 झूठ होते हैं। एक तो झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ और एक समन। इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी होती है। तो झूठ होता ही है। सफ़ेद झूठ वो है जो एकदम दिख ही रहा है कि ये साफ़ है और सफ़ेद है। और तीसरा, इन्होंने इसी झूठ में समंकों को शामिल कर लिया कि अगर उपयोगकर्ता या तो सांख्यिकी का जानकार नहीं है या वो ईमानदार नहीं है, तथ्यों के साथ में अगर छेड़छाड़ करता है तो वो समंक भी
झूठे साबित होंगे। तो इस तरह से 3 तरह के झूठ हो सकते हैं। समंको को भी इन्होंने झूठा इसलिए कहा है कि ये इसके उपयोगकर्ता के ज्ञान और विश्वसनीयता पर डिपेंड करते हैं। आज के लिए आपका इतना ही। और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये अब आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। इसके आगे अपन शुरू करेंगे डेटा इकट्ठे कहाँ से करें, डेटा सोर्स, और वो होगा कलेक्शन एंड एडिटिंग। ये कलेक्शन भी करेंगे डेटाओं का, कहाँ से करना है, कलेक्शन करना है, और एडिटिंग उनका संपादन करना है। थैंक यू।